आपको बताया हूं, जो ऐसे बच्चे जिनको इसके बारे में पता नहीं है ना। अब आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अगर समझ में आए तो आप जो है वो कमेंट करके बताते रहिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। और अब हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का, एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। और इसमें क्या कहा गया है थोड़ा सा समझना, बहुत ही गहराई से ये टॉपिक बना है और यहां से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे और इसी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ये हम वहां से पढ़ रहे हैं जहां से क्या होता है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने उठाना है, जहां से एग्जामिनर ने टॉपिक उठाया है वहीं से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, आर्थिक सुधारों की बात करते हैं जो 1991 में हुए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब अर्थव्यवस्था के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की जनरली होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की? पहले तो देखो, भारत ने आजादी के बाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक नीतियां लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी पूंजीशील इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसा कि नाम है पूंजी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजी का अर्थ होता है पैसा। और ये जो अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी, ये अर्थव्यवस्था में केवल जो उद्योगपति होते हैं, केवल जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उन्हीं के नियंत्रण में रहती है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना इसका उद्देश्य है। दूसरी जो अर्थव्यवस्था आती है वो आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक नीतियां समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाई जाती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं। क्या कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे हमने उदारीकरण समझा ना, उदारीकरण में क्या था कि जनता के फायदे के लिए ज्यादा कार्यक्रम बनाए जा रहे थे, जनता का हित हो ऐसे कार्यक्रम बनाए जा रहे थे, है ना। वैसे ही जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें व्यापारियों को हितों को ध्यान में न रखकर जनता के हित का ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इन दोनों ही अर्थव्यवस्था में क्या थे, कुछ कमियां थी और कुछ अच्छाइयां थी। यानी अगर हम केवल जनता के बारे में सोचेंगे और व्यापारियों को नजरअंदाज कर देंगे तो फिर देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उत्पादक है वो तो व्यापारी है। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें जनता को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों का भी ध्यान रखा गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था एक साथ काम करती है, दोनों की नीतियों को लागू किया जाता है। यानी कुछ लाभ व्यापारियों को और कुछ लाभ जनता को, दोनों का एक क्या किया जाता है, संतुलन बनाया जाता है। और दोनों के संतुलन बनाकर एक नई अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फायदे देखे गए, यानी पूंजी अर्थव्यवस्था के जो अच्छे अच्छे गुण थे वो लिए और समाजवादी अर्थव्यवस्था के अच्छे अच्छे गुण लिए और दोनों को मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पहला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये याद रखना। अब देखिए कि 1991 में भारत कैसी स्थिति में था। 1991 में, वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। हमने जो लोन ले रखे थे अदर देशों से, उन लोन को चुकाने में हम क्या हो रहे थे, समर्थ नहीं हो पा रहे थे। हम अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी से पैसे तो उधार ले लिए, है ना, और आपने सोचा कि यार ये काम हो जाएगा, यहां से मेरे पास पैसे आ जाएंगे और मैं वापस दे दूंगा, लेकिन आपके पास पैसे आए नहीं। अब आपने उधार तो ले लिया लेकिन आप चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कई बार हम फाइनेंस पे मोटरसाइकिल लेके आते हैं,
है ना, कि मोटरसाइकिल ले आए किस्तों में। अब हमने सोचा कि यार मैं काम करूंगा और किस्त चुका दूंगा, लेकिन 2-3 किस्त चुकाई आपने और फिर आपका काम छूट गया या काम बंद हो गया। ऐसी कंडीशन में आप किस्त तो चुका नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको मोटरसाइकिल कंपनी वाले या जो लोन देने वाले हैं वो करेंगे कि भैया या तो तुम किस्त चुकाओ या फिर तुम्हें मोटरसाइकिल वापस रिटर्न करनी पड़ेगी, हम मोटरसाइकिल उठा के लेके जाएंगे। भारत के सामने ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होने लगा। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने के योग्य भी नहीं था। यानी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम 15 दिनों का राशन, मैक्सिमम 15 दिनों का ही राशन या 15 दिनों का पेट्रोल ही हम आयात कर सकते थे। यानी विदेश हमारी इंपोर्ट की जो क्षमता थी, इंपोर्ट दूसरे देशों से इंपोर्ट की जो क्षमता थी वो मात्र 15 दिन की थी, कि हम 15 दिन ही क्या कर सकते हैं, विदेशों से माल क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं अपनी जरूरतों का। और देखिए इसमें और कई इंटरेस्टिंग कंडीशन लगी हुई थी भारत के अंदर। यानी भारत की उस समय आर्थिक स्थिति जो थी ना वो बड़ी खराब हो रही थी, ठीक है। कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश करना नहीं चाहता था। दूसरे देश, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बंद थी, हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो क्लोज अर्थव्यवस्था थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। और अगर कोई कंपनी भारत में आना चाहे तो उसको बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता था, बहुत ज्यादा प्रोसेस होती थी उसको करने के लिए। तो ऐसे में कोई भी देश चाहता नहीं था कि मैं भारत में जाके क्या करूं, व्यापार करूं। तो इन सारे आर्थिक संकटों में भारत जो है 1991 में चल रहा था। 1991 में आर्थिक संकटों के कारण क्या थे, क्या कारण थे कि हम इतनी ज्यादा खराब स्थिति में आ गए थे। तो इस खराब स्थिति के कई कारण थे। कौन कौन से कारण थे देखिएगा। एक तो 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था के अनुकूलन प्रबंधन, 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन का कारण था। यानी आप ऐसा मान लीजिए कि आपका घर है और आप उस घर के क्या हैं, आप उस घर के क्या हैं, संचालन करता है। जैसे आपके पिताजी हैं, अब आपके पिताजी की महीने की कमाई तो कितनी है, 5,000 रुपए है, और कमाई यानी आय तो कितनी है, 5,000 रुपए है, और वो खर्चा कर रहे हैं 7,000 रुपए का खर्चा, है ना। आपको कह दिया कि बेटा तू जा कॉलेज पढ़ ले, बेटी तू जा फोन लिया, है ना, पत्नी को एक मंगलसूत्र करवा दिया या सोने के कंगन करवा दिए। यानी आय से ज्यादा वो खर्च कर रहे हैं। अगर हम आय से ज्यादा खर्च करेंगे, यानी हम उधार लेके खर्च कर रहे हैं, और उधार लेके खर्च कितने दिन करेंगे भाई, 1 महीने कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, फिर लास्ट में तो अपनी स्थिति खराब होगी। तो 1980 का जो दशक था, ठीक भारत ऐसे ही कर रहा था। भारत का जितना आय था भारत उससे ज्यादा खर्चा कर रहा था, और एक समय ऐसे आया कि भारत के ऊपर बहुत ज्यादा क्या हो गया, कर्जा हो गया भाई। दूसरा कारण देखो, घाटे का वित्तीय प्रबंधन। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जन सामान्य, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो गई। हमारा क्या था, एक तो आय तो हमारी कम थी और खर्चे अधिक थे, तो हमने क्या कर लिया, कर्जा ले लिया, बहुत सारा क्या ले लिया, कर्जा ले लिया हमने। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे कि कच्चे तेल आदि का आयात करने के लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता था, है ना। यह भी एक समस्या थी। मान लीजिए कि एक आपको तेल खरीदना है तो वहां पर आपको डॉलर में पैसा देना पड़ेगा। अब मान लिया हमारे यहाँ भी डॉलर की रेट जो है वो लगभग 89 पॉइंट और समथिंग चल रही है, 89.70 मान लीजिए। तो $1 बराबर अपने तो कितने रुपए हो गए, 80 रुपए हो गए। तो अगर हम पैसे में अगर पेमेंट करते हैं तो हमारे लिए सस्ता था, लेकिन डॉलर हमारे पास था नहीं। डॉलर कहां से आता,
डॉलर तो तब आता ना जब भारत में कोई विदेशी कंपनी व्यापार करने आती। तो ऐसे में यह भी हमारे लिए एक समस्या का कारण बना हुआ था। राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार अपने राजस्व खर्च अधिक करना पड़ रहा था। एक तो भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, तो जनसंख्या ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा था कि संभाल नहीं पा रहे थे भारत के नेता। जैसे वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी ठीक नहीं लग रही कि आपको कि भारत की सरकार प्राय जो भारत की वर्तमान सरकार है वो महंगाई को संभाल नहीं पा रही है। आप देखोगे तो महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, डीजल बढ़ता ही जा रहा है, खाने पीने की वस्तुओं की रेट बढ़ती जा रही है, एलपीजी सिलेंडर की रेट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार संभाल नहीं पा रही है। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां 1991 के करीब थी कि सरकार जो है वो महंगाई को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन इस सरकार ने एक बड़ा काम कर रखा है। देखो कि पिछले 5 महीनों का अगर आप आंकलन करोगे तो सरकार ने क्या एक नया तरीका अपनाया। सरकार ने देखा कि अपनी आय के साधन तो बढ़ नहीं रहे, और आप देखना मार्केट से 2000 का नोट भी गायब हो गया है। पहले आप एटीएम से पैसे लाने जाते थे, आपको 5000 रुपए चाहिए तो दो नोट तो किसके निकलते थे, 2-2000 के, और 500-500 के 2 निकलते थे। आज आपको 2000 का नोट देखने को नहीं मिल रहा है। तो जितने भी ये भ्रष्टाचारी लोग थे, उन्होंने 2000 रुपए का स्टॉक बहुत अपने पास कर लिया। सरकार ने एक नीति अपनाई, इसने क्या कर दिया, अपनी जो संस्थाएं थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ईडी हो गया, सीबीआई होगा, इनको लगा दिया काम पर कि तुम ढूंढो। अपने जो है जासूस छोड़ दिए कि तुम ढूंढो कि किस किसने ब्लैक जो है वो पैसा इकट्ठा कर रखा है। और अभी आप देखोगे कि वो जो शिक्षक भर्ती घोटाला था, उसमें बहुत सारे करोड़ों रुपए जो है पकड़े गए हैं। गुजरात में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, और महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, बिहार में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। तो ये सारा पैसा जो कि सीबीआई और ये जो ईडी पकड़ती है, ये कहां जाता है, भारत के खाते में तो जाता है। वो कहां जाता है, आपके संचित निधि में जाता है, आरबीआई में जाता है। तो इससे भी इसको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ये एक सरकार की नीति है। लेकिन उस टाइम हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे। सरकार को उन क्षेत्रों पर भी खर्च करने पड़ रहे थे जिनसे शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। अब देखिए, आर्थिक संकट से उभरने की कोशिश करने लगा भारत। और आर्थिक संकट से हम कैसे उभर सकते हैं? मान लीजिए आपका कोई बहुत काम अटका हुआ है, आपके पास पैसे है नहीं और वो काम करना जरूरी है, तो लास्ट में आप क्या करोगे? उधार मांगने जाओगे। उधार मांगने जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना। तो क्या किया गया, उधार मांगने चले गए। कहां पर? विश्व बैंक के पास। एक भाई कमेंट कर रहा है कि बीजेपी वाले के एक से भी नहीं निकल पा रहा है। देखिए, ऐसा होता है कि आप अगर उधार मांगने जाओगे या आप अपने घर में थोड़ी रेड मराओगे। भाई देखो, जितनी भी पार्टियां होती है ना, वो सब सारी पार्टियां ही भ्रष्ट होती है। तो पार्टियों में ही भ्रष्टाचार होता है। लेकिन कोई भी पार्टी कभी भी अपने आदमियों पर या अपने नेताओं पर कभी रेड नहीं लगवाती है। वो तो दूसरों पे ही लगाएगी ना, वरना तो खुद की बदनामी हो जाएगी। इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया है। हालांकि होना यह चाहिए कि सबके ऊपर एक जैसे नियम होने चाहिए। तो देखिए, अब होता क्या है, आर्थिक संकट से उभरने के लिए विश्व बैंक से 7 बिलियन का क्या लिया गया? 7 बिलियन का उधार लिया गया। किससे? विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। और 7 बिलियन का उधार लिया। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा कि उधार तो दे दूंगा तुम्हें। भारत ने कहा कि उधार तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन उस उधार को तभी हम देंगे जब हमारी कुछ शर्तें तुम मानोगे। भारत से कहा कि आप हमारी कुछ शर्तें मानो। कौन कौन सी शर्तें? एक तो आप उदारीकरण की नीति अपनाओ। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण होता है जिसमें आप क्या कर दो, उदार हो जाओ थोड़े से। उदार यानी थोड़े से सरल कर दो सारी चीजों को क्या कर दो, आप सरल कर दो। कि आओ, अगर भारत में अगर आप कंपनी स्थापित करना चाहते हो तो तुम्हें कोई भी कागजी कार्यक्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तुम सीधे ही जो है वो ऑनलाइन जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के कंपनी शुरू कर सकते हो। यानी कहने का अर्थ क्या है? उदार हो जाना, कि तुम अपनी पॉलिसी जो है
भारत में व्यापार करने की जो पॉलिसी है उसको सरल बना दो। क्या बना दो? सरल बना दो। दूसरा, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटाए। आपने जो निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट कंपनियों के व्यापार करने पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उसको हटा दो। क्या कर दो? हटा दो। निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध हटा दो। किससे कहा? भारत से कहा। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। दूसरा, अनेक क्षेत्रों पर आप सरकारी हस्तक्षेप करने बंद कर दो। आप सरकार जो है ना वो प्राइवेट कामों पर जो है इंटरफेयर करना बंद कर दो आप। और देखिए, भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएं। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था अभी बंद अर्थव्यवस्था है उसको क्या किया जाए? ओपन अर्थव्यवस्था किया जाए। जो हमने दूसरे देशों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको भी क्या किया जाए? हटा दिया जाए। और 1991 की नई आर्थिक नीतियों की विशेषता देखिए क्या होता है। नई आर्थिक नीतियों में व्यापक आर्थिक सुधार को सम्मिलित किया गया। अर्थव्यवस्था में अधिक जो है वो स्पर्धापूर्ण व्यवसायिक वातावरण बनाया गया। यानी प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में कंपटीशन ज्यादा करवाया गया। ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो और ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट, फर्मों के व्यापार में प्रवेश और उनकी संवृद्धि में आने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया गया। घाटे वाले सभी सार्वजनिक इकाइयों को धीरे धीरे निजी क्षेत्रों में सौंप दिया गया। जिससे मान लीजिए जैसे सरकार के पास पहले एयर इंडिया थी, सरकार के पास पहले बहुत सारे ऐसे व्यापार थे जो भारत खुद करता था, यानी सरकार की कंपनियां थी वो। लेकिन जब सरकार को लगा कि हम इनको नहीं चला पा रहे हैं, हमें इनसे लॉस हो रहा है, तो सरकार ने क्या कर दिया? उनको निजी क्षेत्रों में दे दिया, यानी उनको बेच दिया। जैसे अभी कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार ने जो है सब कुछ बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। केवल मोदी सरकार ही नहीं बेच रही है। अभी तो चलो क्या है कि सोशल मीडिया का टाइम है तो क्या है कि प्रचार और दुष्प्रचार बहुत ज्यादा होता है। ये पहले से ही हो रहा था हमारे देश में, क्योंकि देखो सरकार का काम है सरकार शासन चलाना, ना कि कंपनियां चलाना। तो इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने भी बहुत सारी कंपनियों को क्या किया? निजी हाथों में बेच दिया, क्योंकि उनको लगा कि इन कंपनियों को चलाने से देश को घाटा हो रहा है, सरकार को घाटा हो रहा है, इससे अच्छा हम इसको प्राइवेट दे देते हैं तो इनका और अच्छे तरीके से संचालन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पूंजीवादी की ओर ले जाने लगे। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले क्या थी? ज्यादा समाजवादी थी, अब धीरे धीरे इसको पूंजीवादी बनाया जाने लगा। यानी पूंजीवादी का थोड़ा सा पलड़ा भारी किया जाने लगा। व्यापारियों के हितों के बारे में ज्यादा सोचा जाने लगा। व्यापारियों को ज्यादा सुविधा दी जाने लगी। 1991 की नई आर्थिक नीतियां देखिए। इन आर्थिक नीतियों को दो समूहों में बांटा गया। एक तो थी स्थायित्वकारी उपाय। तो स्थायित्वकारी उपाय थे उसमें तो क्या किया गया था? अल्प समय के लिए कुछ परिवर्तन किए गए थे जिससे कंट्रोल किया जा सके किसको? अर्थव्यवस्था को। जिस स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालीन होते हैं जिसका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश करने की आवश्यकता को शामिल किया गया। दूसरा, रचनात्मक सुधार किए गए। ये दीर्घकालीन होते हैं जिसका उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र को में सुधार करना और भारत की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा को बढ़ाना। इस नीति के तहत क्या किया गया? 3 उपाय किए गए। एक तो उदारीकरण को शामिल किया गया इसमें, जो दीर्घकालीन सुधार थे। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें उदारीकरण, उसमें निजीकरण और उसमें वैश्वीकरण को जो है शामिल किया गया। शॉर्ट में इसे एलपीजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एलपीजी भी इसको शॉर्ट में जो है कहा जाता है। अब देखिए उदारीकरण क्या है, यहां से अपन चलते हैं। उदारीकरण क्या होता है? सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों को अपने नीतियों या नियमों में कुछ छूट या लचीलापन दिखाना और कुछ प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। सरकार क्या करेगी?
उदार हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा जो है वो लचीली हो जाएगी। उदारीकरण यानी थोड़ा सा लचीला होना, यानी जो सरकारी नियम है, जैसे पहले ये रूल था कि कोई भी अपने घर पर तिरंगा झंडा नहीं लगा सकता है, अपनी गाड़ी में तिरंगा झंडा नहीं लगा सकता है, आप अपनी मोटरसाइकिल पर तिरंगा झंडा नहीं लगा सकते थे, केवल कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो ही लगा सकते थे। लेकिन इस बार सरकार ने उदारीकरण को अपनाते हुए क्या किया, पूरे भारतवासियों को छूट दी गई कि आप जो अपने घर पे झंडा लगा सकते हो। तो ये भी एक उदारीकरण का ही उदाहरण है। उदारीकरण मीन उदार हो जाना, जनता के हित के लिए उदार हो जाना, जनता के फायदे के लिए क्या हो जाना, उदार हो जाना, और अपनी जो रूल है, अपने जो नियम है उनमें छूट देना कि चलो तुम्हें, जैसे कोरोना में छूट दी गई थी ना कि बिना पेपर के आपको पास कर दिया गया, ये रूल में छूट थी, बिना पेपर दिए ही पास कर दो, रूल में छूट। 1991 से पहले आर्थिक नीति देखिएगा, सरकार ने 1991 से पहले घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए थे। ये नियंत्रण निम्नलिखित थे। कौन कौन से नियंत्रण थे? देखो, जब उदारीकरण नहीं अपनाया था, उदारीकरण अपनाने से पहले की अर्थव्यवस्था कैसी थी हमारे भारत की, समझना इसको। उदारीकरण से पहले की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था, यानी अगर आपको कोई उद्योग लगाना है तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। वस्तुओं पर कीमत या वित्तीय नियंत्रण सरकार का होता था कि वस्तुओं की कीमत क्या होगी, सरकार तय करती थी। आयात पर लाइसेंस लेना पड़ता था, अगर आप कोई दूसरे देश से कोई वस्तुएं इंपोर्ट कर रहे हो, आयात कर रहे हो, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। विदेशी मुद्रा का नियंत्रण था, यानी विदेशी मुद्रा पर भी नियंत्रण था भारत का। बड़े व्यापारी घरानों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध था, यानी सरकार ने एक तरीके से, जैसे अपन पिंजड़े के अंदर तोता रोड बंद कर देते ना, अब तोता बेचारा बोलता तो रहता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता, तो इस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था। अगर भारत में कोई भी व्यापारी कुछ भी करना चाहता था तो उसे पहले भारत सरकार से नियंत्रण लेना, वो अनुमति लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1991 से पहले के सरकारी नियंत्रण का दुष्प्रभाव। अब ये जो 1991 से पहले की नीति थी उसके बुरे परिणाम क्या निकले? इन नियंत्रणों से भ्रष्टाचार, अनावश्यक विलंब तथा अकुशलता का जन्म हुआ। मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आप अपने गांव में जो एक यूरिया बनाने की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, अगर आप 1991 से पहले की बात करेंगे तो आपको पहले अपने जिला मुख्यालय पे जाना पड़ेगा, वहां से आपको इस प्रकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर कई इनके जो विभाग हैं वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो आपको अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी ना, यार भाई जी मन्ना यानी लाइसेंस दिला दियो, मैं थाने 5,000 रुपये रिश्वत दे देती हूँ। तो ऐसी जो सिस्टम था 1991 से पहले, उसमें क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा था, अनावश्यक विलंब भी हो रहा था कार्य को करने में, और अकुशलता को जो है जन्म दे रहा था। ये सकल घरेलू उत्पादन की विकास दर जो है कम हो गई, निम्न लागत व प्रतियोगी आर्थिक प्रणाली आने की बजाय उच्च लागत प्रणाली अस्तित्व में आ गई, आर्थिक सुधार की मान्यता। अब आर्थिक सुधारों के कारण क्या होता है, देखिए आर्थिक सुधार निम्न मान्यताओं पर आधारित थे। एक तो सरकारी नियंत्रण की अपेक्षा बाजार शक्तियां अर्थव्यवस्था का उचित मार्गदर्शन कर सकती है। अब ये जो आर्थिक सुधार लागू किए गए ना, उसमें कई तथ्य थे कि भाई देखो सरकार का काम जो है ना वो केवल शासन करना है, ना कि व्यापार करना। अगर व्यापारियों का अगर इस पे नियंत्रण रहेगा तो वो और अच्छे तरीके से क्या चला सकते हैं, व्यापार को चला सकते हैं। तो सरकारी नियंत्रण की अपेक्षा बाजार शक्तियां अर्थव्यवस्था का उचित मार्गदर्शन कर सकती हैं। बाजार शक्तियां अर्थव्यवस्था को समृद्धि और विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है। इस तरीके के तथ्यों के साथ जो है वो नई जो नीतियां हैं वो अपनाएगी। संसार के अन्य अल्प विकसित देश जैसे कि कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर आदि भी उदारीकरण के फलस्वरूप जो है तेजी से क्या हुए, विकास की ओर अग्रसर हुए। महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनके लिए सुधार किया गया 1991 में तथा उसके बाद विशेष ध्यान दिया गया, किसमें, औद्योगिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, और कर सुधार किए गए। ये कुछ सुधार किए गए थे। विदेशी विनिमय बाजार में सुधार किए गए थे, व्यापार और निवेश क्षेत्र में जो है सुधार किए गए थे, औद्योगिक क्षेत्र में भी जो है आर्थिक सुधार किए गए थे, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए थे,
और राजकोषीय नीतियों में आर्थिक सुधार अथवा कर व्यवस्था में सुधार किए गए थे, विदेशी विनिमय संबंधी सुधार किए गए थे उदारीकरण के बाद, ठीक है, और विदेशी व्यापार और निवेश की नीति में भी क्या किया गया था, सुधार किया गया था। अब देखिए इससे होता क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक सुधार हुए। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को प्रतिबंधों एवं नियंत्रण से मुक्त करना ही था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए। अब उद्योगों का विकास जल्दी से होने लगा उदारीकरण के कारण। देखिए क्या होता है, सरकार इनके अंतर्गत जो है यानी कुछ ही जो विभाग थे सरकार ने अपने पास रखे, जैसे अल्कोहल, शराब, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक्स और विमानन और औषधि। ये जो 6 विभाग थे, जो 6 प्रकार के उद्योग थे, उस पर सरकार ने अपना नियंत्रण रखा और बाकी को क्या कर दिया, इन्होंने निजीकरण कर दिया कि बाकी जो व्यवसाय है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक तो अल्कोहल नहीं बना सकता है, एक जो है विस्फोटक सामग्रियां नहीं बना सकता है, बम बारूद जैसे काम नहीं कर सकता है ना, औद्योगिक विस्फोटक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पे अपना नियंत्रण रखा। इन 6 उत्पादक श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र को संतुलित कर पहले से छोटा कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब सिर्फ 3 ही महत्वपूर्ण उद्योग बचे थे, जो कि थे सुरक्षित उद्योगों की श्रेणी में आते थे, यानी बाकी को तो निजी कर दिया और सार्वजनिक यानी जो सरकारी जो उद्योग थे उसमें 3 ही उद्योग रखे। एक तो प्रतिरक्षा उद्योग यानी जो देश का डिफेंस सिस्टम है उसको रखा, दूसरा परमाणु उपकरण को रखा और तीसरा रेल परिवहन को रखा। इन 3 को तो क्या रखा, सरकारी उपक्रम के तौर पर रखा और बाकी सबका क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया। वो कोई भी व्यक्ति जो है वो जैसे कोई भी कार्य कर सकता है, उस पर सरकार की कोई अनुमति वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद देखिएगा उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण को हटाया गया। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आने लगी। अब बाजार को अपनी वस्तुओं की कीमत निर्धारण की अनुमति मिल गई, यानी बाजार खुद तय करता है कि उसे कितना मूल्य रखना है। पहले कौन तय करता था, उदारीकरण से पहले सरकार तय करती थी कि उसे कितना मूल्य रखना है किसी वस्तु का। अब कौन तय कर रहा है, अब व्यापारी उद्योगपति कर रहे हैं। उत्पादन क्षमता का निर्धारण बाजार को सुपुर्द किया गया। बाजार की मांग के अनुसार अब उत्पादन स्वयं ही निर्णय करेंगे। अब देखिए पहले कितना प्रोडक्ट बनाना है ये सरकार तय करती थी, अब व्यापारी तय करते हैं कि उन्हें कितना प्रोडक्ट बनाना है। जैसी बाजार की मांग है वैसा प्रोडक्ट का क्या होता है, निर्माण होने लगा। इससे किसके कारण, उदारीकरण के कारण। वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार हुए। इस आर्थिक सुधार से भारत में वित्तीय क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ, इसीलिए इस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया की जीवन रेखा कहा जाता है और वित्तीय क्षेत्र में इसको शामिल किया गया। बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और विदेशी मुद्रा बाजार को भी इसमें जो है वो शामिल किया गया। रिजर्व बैंक को जो है और थोड़ी छूट दी गई। पहले रिजर्व बैंक पूरे बाजार पर नियंत्रण रखता था, बैंकों पर नियंत्रण रखता था। बैंक खोलना है तो रिजर्व बैंक से बहुत ज्यादा जो है वो फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता था। अब उसमें भी क्या दी गई, छूट दी गई। और वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार की दिशा में निम्नलिखित बदलाव किए गए। रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र में नियंत्रण की भूमिका से हटाकर इस क्षेत्र का सहायक बना दिया गया। रिजर्व बैंक को क्या, पहले तो रिजर्व बैंक पूर्णतः नियंत्रण रखता था अन्य बैंकों पर, अब यह बैंकों का सहयोग करता है। केवल रिजर्व बैंक अब बैंकों का क्या करता है, सहयोग करता है। वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक के बिना सलाह के ही मामलों में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गए। इसी सुधार की वजह से वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी प्रतिस्पर्धा का मौका मिला। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% कर दी गई और कुछ निश्चित शर्तों को अगर वो पूरा करते हैं तो वो अपनी शाखा बिना अनुमति के भी खोल सकते हैं कहीं पर भी। और विदेशी निवेश संस्थाएं और व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि का भी अब जो है भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। यानी म्यूचुअल फंड में,
पेंशन योजना में भी भारतीय बाजार क्या कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, ऐसी अनुमति जो है इनको दी गई। राजकोषीय नीतियों की चर्चा हम करेंगे कल। राजकोषीय नीतियां और इसके बाद निजीकरण और वैश्वीकरण की चर्चा अपन कब करेंगे, कल करेंगे। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई है। लेकिन फिर बात वही है कि दुख इस बात का हो रहा है कि किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे हैं आपने कि भ्रष्टाचार अब क्या खत्म हो गया है क्या? भ्रष्टाचार कभी भी खत्म नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार जब तक इंसान है धरती पर ना, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। एक बार तो मरता हुआ व्यक्ति अगर वो यमदूत आता है ना लेने के लिए, उसको भी रिश्वत देने की कोशिश करता है कि यार यमदूत जी भाई जी 2 दिन और जी लेने दोगे, चाहो तो 500 का रिपड़ा ले जाओ काल काल का, 2 दिन जीने का। लेकिन वहां पर वो रिश्वत चलती नहीं है। दिक्कत ये है, हालांकि इंसान उसको भी रिश्वत देने का प्रयास करता है। तो जब तक इंसान है, विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भ्रष्टाचार मुक्त है। तो ये तो कभी आप सोचना मत कि भ्रष्टाचार समाप्त ही हो जाएगा। कम किया जा सकता है, ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसे विकसित देश है, वहां पर भी तो भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार तो हमेशा होता ही रहेगा। ये तो जब तक इंसान है तब तक भ्रष्टाचार होगा ही भाई। कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई और नहीं है, मैं हूं, आप हैं, हम सभी तो हैं।